अभी जैसे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, या दूसरा ये होगा कि अभी जो गवर्नर की नियुक्ति हुई है आरिफ मोहम्मद खान को, उनको यहाँ भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये मंशा है कि बिहार में 7-8 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। मतलब मार सकते हैं पलटी? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि नहीं कोई अस्थाई दोस्त होता है और न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसमें क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा एज ए सीएम? अमित शाह कतरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कतरा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, या बीजेपी के जितने भी शीर्ष के नेता हैं वो ये कहने से कतरा रहे हैं जदयू का ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। महाराष्ट्र मॉडल भी तो हो सकता है। महाराष्ट्र और बिहार में अंतर है। आरिफ मोहम्मद खान को क्यों बिहार का गवर्नर बनाया गया? आरिफ मोहम्मद खान बहुत विद्वान आदमी हैं, इससे पहले शिक्षाविद हैं, इसलिए उनको बनाया गया है। क्या उनके नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उस शिक्षा का तीव्र गति से विकास होगा। जब गठबंधन की सरकार है बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार से कंसेंट लिया गया था आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाने पर? राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप नहीं होता, ये तो मतलब है कि हम संवैधानिक हिसाब से कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर के बिना राज्यपाल की नियुक्ति संभव है? नहीं। जो केरल में उनका व्यवहार दिखने को मिला है वह बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार में उन्हीं की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। कि क्या कारण है कि मतलब जो है कि ये माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण, विश्वविद्यालय होने के कारण भी यहाँ जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट कम है, एक तो पूर्णिया विश्वविद्यालय में। दूसरा, जो माइनॉरिटी के छात्रों के साथ अगर कभी माइनॉरिटी, क्योंकि देश में ऐसा माहौल है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हो सकता है, कैंपस में कभी न कभी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो अल्पसंख्यक, या आप कह सकते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा छात्र संघ है जो उनकी आवाज़ को या उनके जो कंसर्न है उसको मतलब है कि उठाता है। क्या आपको लगता है कि छात्रों के साथ धर्म या जाति के नाम पे कैंपस में कभी भेदभाव होता है? ऐसी घटनाएं कभी कभी सुनने में आती है। जैसे सुनने में क्या आता है, कुछ भी आप? अब बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं और धर्म के आधार पर वो भेदभाव करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर वो करेंगे ऐसे और पकड़े जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू संडे बाइट में आपका स्वागत है। संडे बाइट में आज हमारे साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामदयाल पासवान हैं, जो हाल ही में जिन्होंने जदयू ज्वाइन किया है। इससे पहले ये पिछड़े और वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम उनसे बात करने आए हैं, क्योंकि वर्तमान में उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है, तो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, क्योंकि जो पूर्णिया की राजनीति और आसपास की राजनीति पर वो काफ़ी दिनों से एक्टिव है। तो हम जानना चाहेंगे नीतीश कुमार के बारे में भी। अभी जब राजनीतिक हलचल हो रहा है, इन राजनीतिक हलचल में क्या नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे, या बिहार में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो उनसे बात करने के लिए मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जो कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए लड़ते हुए आए हैं और एक शिक्षिका भी थी, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की आज जन्मदिन है। पूरे देशवासियों को इस जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी भारत की, और जो महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हुआ था, जो शोषण हुआ था, खास करके महिलाओं को शिक्षा प्रदान के अवसर से वंचित रखा जाता था, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की लड़ाई जो है सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़ी गई है। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को मैं देता हूं। तो आप इससे पहले एमआईएम में थे, जी, एमआईएम के सचिव भी थे, और हमने देखा है कि आप पिछड़े और वंचित और माइनॉरिटीज़ के लिए भी लड़ते हुए आए हैं। अभी आपने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अभी तो हाल में चुनाव भी होगा, जल्द ही चुनाव ही होने वाला है, तो आपने क्या सोचकर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है? जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हमेशा शोषित, वंचित और महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, आज भी पूरे बिहार में शोषित और वंचित दलित, महादलित और महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मुझे शायद लगता है कि देश के कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जितना कि माननीय नीतीश जी के द्वारा जो है महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षक में, और जितने भी बिहार के जितने भी वैकेंसी है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। आज महिला पुरुषों के कंधे से कंधे के मिला करके बिहार के विकास में और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, लेकिन आज जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें 35% महिला नियुक्त होकर के आ रही हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री के सबसे बड़ा देन है बिहार के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक न तो उस समाज का विकास होगा न उस देश का विकास होगा। आप यह भी जानते हैं कि पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पहले एक भी एससी एसटी के लोग मुखिया, सरपंच, प्रमुख नहीं बनते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार के द्वारा पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया है, तब से जो दलित वर्ग हैं, जो महादलित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, वे लोग आज मुखिया, पंचायत, वार्ड पार्षद चुन करके आज स्थानीय शासन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार शोषित वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ा, आज आधुनिक समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और इनके शासनकाल में, 20 सालों के शासनकाल में, आज दलितों की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छा है। आपको एक तरफ आपने नीतीश कुमार की मतलब इन सब पॉलिसियों के कारण आपने ज्वाइन किया, दूसरी ओर आप बीजेपी पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों ऐसा लगता है कि दो अलग अलग पोल है, जहां बीजेपी या आप कह सकते हैं जो जनता दल यूनाइटेड है उनकी विचारधारा है कहीं ना कहीं समाजवाद से मिलता जुलता है, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है वो एंटी दलित या एंटी माइनॉरिटीज़ होता ही होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री अपने जो विचार है, उनका जो सिद्धांत है, उनके अनुसार वो काम करते हैं। और जहाँ तक आप बीजेपी की बात है, तो बीजेपी के साथ बिहार के विकास के लिए इनका गठबंधन है, और अपने जो इनके विचार है, इनके अपने विचार पर वे कभी समझौता नहीं करते। अच्छा, फिर से पलटी मारना चाहिए नीतीश कुमार को। अभी जैसे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, या दूसरा ये होगा कि अभी जो गवर्नर की नियुक्ति हुई है आरिफ मोहम्मद खान को, उनको यहाँ भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये मंशा है कि बिहार में 7-8 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि अभी अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो शायद चुनाव नहीं होगा।
तो इस पर आप नीतीश क्या- कुमार पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन वो अपने जो उनके विचार है, समाजवादी विचार है, लोहिया और जयप्रकाश के शिष्य हैं, वे कभी भी अपने उनके जो विचारों से कभी समझौता नहीं करेंगे। वो अपने विचार पर ही आगे रहेंगे, बढ़ेंगे। और नीतीश कुमार जी के बिना बिहार में किसी की सत्ता नहीं बन सकती है। बिहार में नीतीश कुमार ही जिधर जाएंगे उन्हीं का सत्ता बिहार में बनने वाला है। ऐसे वर्तमान समय में नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रह कर के बिहार के विकास में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पटना से पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का 2026 में जो है चालू होने की संभावना है। पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। इसलिए ये लोहिया के शिष्य हैं, जयप्रकाश के शिष्य हैं। अपने शर्तों पर बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के बिना बिहार में किसी की भी सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। नहीं, आपने ये कहा कि नीतीश कुमार जी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी पलटी नहीं मारेंगे। मैं एक मतलब जनता के हिसाब से यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि क्या उनको पलटी मारना चाहिए या नहीं। अगर मतलब है कि क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र को लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये डर है, क्योंकि जिस कह सकते हैं कि जो दोनों की यहाँ गठबंधन होगा, अब किस प्रकार का सीट शेयरिंग होगा, क्योंकि सीएम का चेहरा जो है बीजेपी डिक्लेयर नहीं करेगी यहाँ। सीएम की चेहरा की जहाँ तक बात है, एनडीए के जितने भी नेता हैं उनका कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। जब इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री भी बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे। क्योंकि आप पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यरत हैं, पढ़ाते हुए आए हैं, यहाँ राजनीति भी करते हुए आए हैं, पिछड़े और वंचित और माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ते हुए भी आए हैं। मैंने कैंपस में भी देखा है आपको। तो नीतीश कुमार का स्पेसिफिकली मतलब इस एरिया में, सीमांचल में या पूर्णिया में मतलब है कि उन्होंने क्या दिया? पूर्णिया प्रमंडल में विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन 18 मार्च 2018 को पूर्णिया में पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं था और 2026 में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और मुझे जैसा लगता है कि 2026 में भारत के अन्य कोने से पूर्णिया से हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू हो जाएगी। दूसरी है कि मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में नहीं था। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। पूर्णिया में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। पूर्णिया में पटना से पूर्णिया में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। तो आज सीमांचल के हर कोने में रोड का निर्माण किया गया है। जब तक हर गांव को रोड से भी जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक सीमांचल का विकास नहीं होगा। और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि हर गांव को रोड से जोड़ा जाए, और इसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आज पटना हम लोग 6 घंटा में पहुंच जाते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री का ही, उन्हीं को हम धन्यवाद देंगे इसके लिए, सीमांचल की तरफ से, पूर्णिया की तरफ से, कि आज मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सीमांचल जो है विकास के ओर अग्रसर है और सीमांचल विकास कर रहा है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कैंपस में रहते हैं, तो ऐसी कौन सी कमियां हैं कैंपस में जो सरकार को आने वाले दिनों में ध्यान देना चाहिए? हाँ, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार एक प्रथम राज्य है शायद जिसमें CBSE सिस्टम लागू किया गया है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है।
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है विश्वविद्यालयों में। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी महाविद्यालय हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाए। सरकार इस ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है अभी शिक्षकों की बहाली की गई है, बहाली जारी है और मुझे जैसा लगता है कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में पूरे बिहार में 173 प्रिंसिपल की बहाली हो जाएगी। तो सरकार इस ओर कदम उठा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अति आवश्यकता है। आए दिन हम देखते हैं यहाँ के छात्र, पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र कहीं ना कहीं लाइन में, भीड़ में लगे होते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ शिकायत करता है, या तो काउंटर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह सकते हैं अव्यवस्था है। बच्चे का ये भी शिकायत होता है कि कहीं पैसे लिया जाता है, कहीं उसको वापस भेज दिया जाता है कि नहीं। अगर कोई काम होता है सर्टिफिकेट के लिए या उस तरह की कोई चीज़ होती है तो शायद उनको कई बार दौड़ाया जाता है। ये इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सिस्टम है। विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत को संघ है, इसके द्वारा हमारे छात्र जो है शिकायत कर सकते हैं और उन पर जो ऐसे करेंगे, जो घूस लेंगे, उन पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र राजनीति पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो छात्र राजनीति है या छात्र संघ है, छात्र संघ कहीं ना कहीं जो कैंपस में एक्टिव नज़र आते हैं। छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, अभी चुनाव नहीं हुआ है। छात्र से ही छात्र हमारे भविष्य होते हैं और छात्र नेता ही आगे चल कर के देश के बड़े बड़े नेता बनते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वह छात्र नेता के रूप में ही अपनी राजनीति शुरू किए थे। बहुत सारे आज हमारे नेता हैं जो छात्र नेता के ही देन हैं। तो छात्रों का चुनाव होना चाहिए और छात्र का चुनाव होगा, छात्र नेता बनेंगे तो ही आगे चल कर के देश के भविष्य हैं। क्या आपको लगता है कि छात्रों के साथ धर्म या जाति के नाम पे कैंपस में कभी भेदभाव होता है? हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और उच्च संस्थान में छात्रों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इसके लिए कानून है और कानून के आधार पर उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर होता है तो? अगर होता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में क्या उसके लिए कोषांग सेल का गठन किया गया है और उसके माध्यम से उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। आप इतने दिन से कैंपस में है, क्या आपको ऐसा कभी उस तरह का कोई इंसिडेंट आया जब दलित या अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव किया गया हो? देखिए, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी कभी सुनने में आती है, लेकिन हमारे सामने ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। जैसे सुनने में क्या आता है, कुछ भी आप? अब बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं और धर्म के आधार पर वो भेदभाव करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर वो करेंगे ऐसे और पकड़े जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मैं सीमांचल को जानता हूँ, सीमांचल या पूर्णिया कह लें, किशनगंज, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट मेजर मतलब आता है। यहाँ जो आबादी है अल्पसंख्यकों की काफ़ी संख्या में है, लेकिन जब आप क्लास में देखेंगे उनका जो रेशियो है, चाहे वो ग्रेजुएट कोर्स हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, तो बहुत कम, मुझे लगता है नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका प्रेजेंटेशंस होगा। तो इस पर एक है
कि क्या कारण है कि मतलब जो है कि ये माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण, विश्वविद्यालय होने के कारण भी यहाँ जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट कम है, एक तो पूर्णिया विश्वविद्यालय में। दूसरा, जो माइनॉरिटी के छात्रों के साथ अगर कभी माइनॉरिटी, क्योंकि देश में ऐसा माहौल है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हो सकता है कैंपस में, कभी ना कभी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो अल्पसंख्यक या आप कह सकते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा छात्र संघ है जो उनकी आवाज़ को या उनके जो कंसर्न है उसको मतलब है कि उठाता है। अगर और भी छात्र संघ है, लेकिन वहाँ भी छात्र संघ में भी जो स्टूडेंट लीडर है या आप कह लें वो किसी न किसी विशेष वर्ग से आते हैं या किसी विशेष मानसिकता के साथ आते हैं, तो उनके साथ भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो, तो जिसके कारण हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक है या अल्पसंख्यक के साथ साथ दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं कैंपस में दबी रहती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो हमने आपसे ये पूछा कि जो माइनॉरिटीज़ क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का कम, एनरोलमेंट कम है। सीमांचल में लगभग 40% जो है मुसलमानों की जनसंख्या है, और बिहार की में जो सर्वे हुआ था उसमें पूरे बिहार में 17 करोड़ जनसंख्या है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में विश्वविद्यालय इसलिए स्थापना किए कि यह पूर्णिया का जो प्रमंडल है वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ दलित और महादलितों की संख्या भी अधिक है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके लिए मैं पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे चुका हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ के जो हमारे तमाम अल्पसंख्यक दलित महादलित के जो छात्र हैं उनका उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व कम है, यह दुखद घटना है। मैं चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उच्च शिक्षा में नामांकन लें। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए की गई है, और मुझे जैसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी सीमांचल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिए अग्रसर हैं। जहाँ तक आप एक मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्र जदयू है। छात्र जदयू में बहुत सारे अल्पसंख्यक छात्र नेता हैं, जिसमें एक मानिक आलम उनका नाम है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर किसी प्रकार के उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो हमारे छात्र जदयू के जो नेता हैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते हैं और भविष्य में भी लड़ेंगे। क्योंकि आप कैंपस में हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो हम हाल में हुई घटना के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अभी एक प्रोफेसर थे पूर्णिया विश्वविद्यालय के, सुरेश यादव, जो एक फर्जी प्रोफेसर पाए गए, जिन्होंने MTS SSC परीक्षा घोटाले में FIR किया था, वो खुद फर्जी पाए गए। उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सुरेश प्रसाद यादव जो है वे माधव नगर में टीचर नहीं थे, इसलिए वहाँ के प्रधानाचार्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया गया, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से उनका वक्तव्य आ चुका है कि वे माधव नगर के परमानेंट शिक्षक नहीं थे। उनको किस प्रकार बनाया गया, कैसे बनाया गया, यह जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है। इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे। तो उसे पूर्णिया विश्वविद्यालय ने काम लिया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने, वो कैसे, आप कुछ बताएंगे? क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे जानकारी नहीं है काम किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वे पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं हैं। चलिए, आगे राजनीति में अभी तो इलेक्शन होने वाला है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे?
मैं जदयू की सिपाही हूँ और जदयू अगर मुझ पर विश्वास किया तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। लड़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसमें क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा एज ए सीएम? बिहार में कोई विकल्प नहीं है। बिहार में मात्र एक नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेता अभी तक ये कहने से कतरा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगला चीफ मिनिस्टर। जितने भी एनडीए के साथी हैं सारा कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बट ये कहने से जो है जो माननीय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह कतरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कतरा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री या बीजेपी के जितने भी शीर्ष के नेता हैं वो ये कहने से कतरा रहे हैं। जदयू का स्पष्ट स्टैंड है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। महाराष्ट्र मॉडल भी तो हो सकता है। महाराष्ट्र और बिहार में अंतर है। महाराष्ट्र और बिहार में बिना माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी की सरकार नहीं बन सकती है, इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आरिफ मोहम्मद खान को क्यों बिहार का गवर्नर बनाया गया? आरिफ मोहम्मद खान बहुत विद्वान आदमी हैं, इससे पहले शिक्षाविद हैं, इसलिए उनको बनाया गया है। क्या उनके नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उस शिक्षा का तीव्र गति से विकास होगा। जब गठबंधन की सरकार है बिहार में तो क्या नीतीश कुमार से कंसेंट लिया गया था आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाने पर? राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप नहीं होता ये तो मतलब है कि हम संवैधानिक हिसाब से कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर के बिना राज्यपाल की नियुक्ति संभव है? नहीं, प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है और हमारे जो महामहिम राज्यपाल हैं बहुत ही शिक्षाविद हैं। अलीगढ़ और क्या दिल्ली, क्या नाम है वो, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से शिक्षा ग्रहण किए हैं, इसलिए बहुत बड़े विद्वान हैं। जो एटीट्यूड उनका केरल में था, जो केरल में उनका व्यवहार दिखने को मिला है, बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार में उन्हीं की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। एक लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या नीतीश कुमार को पलटी मारना चाहिए या नहीं? राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। मतलब मार सकते हैं पलटी? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि नहीं कोई अस्थाई दोस्त होता है और न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और शर्तों पर राजनीति करेंगे। इससे पहले आप जिस पार्टी में थे वो सचिव के पोजीशन पे थे, बिहार लेवल के, बिहार स्तर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, उससे पहले मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, लेकिन अभी जो आप जनता दल यूनाइटेड में है, क्या आपको कोई पद भी है? न, वर्तमान समय मुझे कोई पद नहीं है, मैं एक जदयू की सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।